our YouTube चैनल केमिस्ट्रिक्स अथर्व अकेडमी। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसको आप बोलते हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज होते हैं उसमें कुछ टेम्पररी चेंज होता है, कुछ परमानेंट चेंज होते हैं। तो एक्चुअली जो आपका टेम्पररी चेंजेज होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, और जो परमानेंट चेंजेस होते हैं जो नॉन रिवर्सिबल होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो उन्हीं जो है केमिकल चेंज को अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें वो केमिकल चेंज होते क्यों हैं। एक्चुअली वो केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होने के कारण से होता है। तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हमको समझना है सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसको आप जो है डिफाइन कैसे करोगे, तो यू कैन डिफाइन इट अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर इनटू अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस है, वो क्या होता है आपका, कोई एक सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो, चेंज हो। तो आप फिर से इसको सुनिए ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस। तो आपको याद रखना है कि इट इज अ प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वन सब्सटेंस आर मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस। बेटा न्यू सब्सटेंस तो है बट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। वो जो सब्सटेंस बन रहा है, पुराने सब्सटेंस से जो चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यू होती है। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances are transformed into a new substances with new properties। क्लियर है, बात समझ गए। अच्छा याद रखना है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में कुछ खास चीजें नहीं होती हैं, बस हमारे केमिकल रिएक्शन में सिंपली रीअरेंजमेंट होता है एटम का। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि इन अ केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्वमेंट जो है या रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे सिंपली जो है रीअरेंजमेंट होती है। तो आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे एटम का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे सपोज दैट आपके पास एक एटम ए है, ओके, दूसरा एटम हमारा क्या है, बी है। तो बेटा देखो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और एक नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं सी और डी का। तो आपको अभी भी हमने बताया कि आप प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो समझो यहाँ पे जो ए और बी है ये मिलते हैं और मिलकर के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सी प्लस डी का प्रोडक्शन करते हैं। ये सी और डी बना रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर ए और बी जो है हमारा, ए और बी हमारे जो हैं वो रिएक्टेंट हैं, जिससे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो है न्यू होती है। तो जो सब्सटेंस जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट को आप समझिएगा कि रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होता है, आपके जो है रिएक्शन में क्या होते हैं, टेक पार्ट होते हैं। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो बेटा जो न्यू सब्सटेंस इसने बनाया है ए और बी ने, ये क्या बनाया, सी प्लस डी। तो बच्चों याद रखना है आपको कि व्हाट इज सी प्लस डी, सी प्लस डी इज अ प्रोडक्ट। क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है। तो याद रखना है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा याद रखना है कि न्यू सब्सटेंस होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा कैसे फॉर्म होता है, ये रिएक्टेंट से फॉर्म होता है। बेटा इस प्रोडक्ट की क्या होती है, इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है ये न्यू होती है, किससे, इस रिएक्टेंट से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन व्हाइल प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। जैसे अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास मैग्नीशियम है,
ओके, अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने यहाँ देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं, जबकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो रहा है ये देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इससे डिफरेंट है। तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये प्रोडक्ट होंगे जस्ट लाइक दिस व्हेन। बट आपको पता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड इट प्रोड्यूस द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी में अगर हम देखें एक एग्जांपल, तो आपने क्या किया है, जिंक लिया है, जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या होगा बेटा, HCl। तो बेटा व्हेन HCl रिएक्ट विद द जिंक इट प्रोड्यूस द मेटल सॉल्ट। एक्चुअली यहाँ पे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक से रिएक्ट कराया है, इसलिए क्या प्रोड्यूस करता है, जिंक क्लोराइड। क्या प्रोड्यूस किया है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में इसने क्या प्रोड्यूस किया है, हाइड्रोजन गैस को। क्या प्रोड्यूस किया है, हाइड्रोजन गैस को। तो फिर से वही बात हम करते हैं, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक क्या हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट ऑलवेज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है आपका, प्रोडक्ट फॉर्म इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अगर हम यहाँ पे अगर इस टर्म को डिफाइन करें कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, आप सीधे बोलेंगे कि इजली एब्जॉर्बेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो इजली एब्जॉर्बेबल प्रॉपर्टी होती है इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में जो आप चेंजेस देखते हो, जो आप एब्जॉर्ब करते हो प्रॉपर्टी को, उसको फाइनली हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों होता क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप देख करके ये पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उन सब में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसको आप बोलते हो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, आपका गैस का प्रोडक्शन करता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब गैस का प्रोडक्शन हो रहा था तो हमने अभी आपको समझाया था कि बेटा व्हेन जिंक रिएक्ट विद द HCl। ओके, अगर जब आपका जिंक HCl से रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो आपने इस रिएक्शन में देखा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके इसने सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जिंक क्लोराइड, और साथ में इसने क्या दिया, इसने प्रोड्यूस किया है हमारा हाइड्रोजन गैस को। तो आपने ये देखा केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आपने यहाँ देखा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ। ओके, अब देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली ये एक्वस फॉर्म में है HCl, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया है, एक्वस फॉर्म में ZnCl2 बनाया है। ओके, तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो है कलर चेंज होंगे। ओके, कलर चेंज होने के बाद इसका स्टेट चेंज होगा। ओके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके, जैसे यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन था इसका स्टेट चेंज हुआ तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा आपका ये भी इंक्लूड होगा कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। अभी हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर याद रखना है कि क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप पीपीटी बोलते हैं। तो अब ये बताओ कि पीपीटी क्या होता है, पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब आप क्या समझते हैं। एक्चुअली जो पीपीटी होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, इट इज द सॉलिड सब्सटेंसेस। प्रेसिपिटेट इट द जो है आपका सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। ओके, पीपीटी कैसे फॉर्म होता है,
दो सोल्यूशन को मिक्स करने पर। ओके, अगर आपके पास दो डाइल्यूट सोल्यूशन है वाले सब्सटेंसेस है, इसको आप मिलाते हो और केमिकल रिएक्शन करता है तो फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है दो सोल्यूशन को मिलाने पर, और वो फाइनली क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया है सोल्यूशन। सोल्यूशन को आप जानते हो कि सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, इट हैव टू कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पर जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरा आपका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों देखना है आपको कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो एक्सो है, एक्सो मीन्स होता है आउट और थर्म मीन्स हीट। तो मतलब ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये हीट को इवॉल्व करते हैं, अपने आप से हीट को बाहर निकालते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे अगर आप क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, या आप सीधे बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपका डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, स्पेशली कंपोस्ट बनाने में जो वेजिटेबल्स मैटर लेते हैं या फिर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, तो वहां पे भी कुछ ऐसा होता है। लेकिन फाइनली हम यहाँ देखते हैं, अगर क्विकलाइम की बात पहले करें कि अगर क्विकलाइम को आप जो है जो व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हो, अगर आप उसको वाटर में डालते हो तो क्या करता है कि एक बबल्स के साथ जो है वो हीट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है क्विकलाइम और वाटर के बीच में, जिसके कारण से वो हीट को इवॉल्व कर रहा होता है और आप देखते हो कि वहां पे टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट, आप जानते ही हो कंपोस्ट कैसे बनता है। ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग जो है प्लांट लीफ को या जो प्लांट पार्ट होते हैं उनको हम लोग डिकम्पोज कराते हैं, तो आप देखोगे उसमें भी अगर आप देखते हो नीचे कि वहां पे से भी कुछ गर्मी निकलती रहती है। क्योंकि वहां पे जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, डिके हो रहा होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो वो क्या करता है कि हीट को इवॉल्व करता है, इसके कारण से टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब देखो आप जानते हो कि रिस्पायरेशन, बड़ा अच्छा मैंने यहाँ पे लिया है कि जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में कैसे है रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना है आपको कि रिस्पायरेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज द रिस्पायरेशन। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। एक्चुअली बेटा याद रखना कि हम लोग खाते क्या हैं, जो भी हम लोग खाते हैं फूड, उससे हमको मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि बेटा जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है या ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है रिएक्शन में, तो फाइनली उस समय ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज द रिस्पायरेशन। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बेटा आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, respiration is the exothermic reaction। ओके बेटा ध्यान दो। सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड वन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एंडो मींस इनर, थर्म मींस हीट। तो जो हीट को एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर हीट को ले, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, जो एटमॉस्फेयर से जो हीट को खींचता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखो कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें हीट तो एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एटमॉस्फेयर से जो है ये कूलर होने लगता है और फाइनली इसका टेम्परेचर जो होता है वो फॉल हो जाता है, टेम्परेचर इसका गिरने लगता है, लो हो जाता है। अच्छा देखो, जैसे अगर हम देखते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमको दिखता है कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को BaOH ट्वाइस को अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो, तो बेटा आप देखना कि जब अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है आपका बेरियम क्लोराइड अमोनिया, ठीक है, का एक्व सोल्यूशन यहाँ बनता है। स्पेशली यहाँ एक्व सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड का बनता है, साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है
इस केस में जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन हो रहा होता है तो जो बॉटम होता है टेस्ट ट्यूब का, ये जो टेस्ट ट्यूब है आपका, टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम होता है ये कूलर होने लगता है। ठीक है, ये आपका ठंडा हो जाता है। क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उस केस में इनके बीच में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पर। तो आपका क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको ऑप्शन दे रहा है कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ऑप्शन सेकंड दे रहा है एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब सी ऑप्शन दे रहा है हीट इज रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है हीट इज नाइदर अब्सॉर्ब नॉट रिलीज्ड। तो आप ये मुझे बताइए कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। आप जल्दी रिस्पांस करिए, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनर्जी कंटेंट होती है प्रोडक्ट की वो लेस होती है रिएक्टेंट जो है आपके रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो आप बोलोगे कि एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी कंटेंट होती है प्रोडक्ट की वो लेस होती है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट से। देखो यहाँ पे तो ग्रेटर है तो इसलिए ऑप्शन नहीं सही हो सकता। एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, और हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आंसर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। आंसर क्या है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बारे में पूछना चाहता है। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि हैव इक्वल एनर्जी एज प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होता है उसकी एनर्जी जो होती है प्रोडक्ट के बराबर होती है, इक्वल होती है। सेकेंड ऑप्शन है आर एट लोअर टेम्परेचर देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है प्रोडक्ट से। थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट फॉर, और ऑप्शन 4 क्या दे रहा है, हैव लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट फॉर। तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन थर्ड में क्या है, मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट फॉर, एनर्जी ज्यादा होती है जो प्रोडक्ट से जो फार्म होने वाला प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ऑप्शन 4 में कह रहा है हैव लेस एनर्जी देन प्रोडक्ट फॉर। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको याद रखना है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स हैव लेस एनर्जी देन प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हुए, बट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करना और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, तो बेटा यार क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2008 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन है कि व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों कंसीडर करते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप क्वेश्चन राइट भी कर लेना, जो कि हमको आपसे आंसर चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आप लिखना यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज बेटा अभी भी हमने आपको बताया कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्यों कंसीडर करते हैं, बेटा इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बट एक्चुअली केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिंक करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया है
पीछे जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन व्हाइल प्रोडक्ट इज द फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, तो बेटा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपस में लिंक करते हैं तो उस समय आपका बनता है केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली बच्चों याद रखना कि केमिकल इक्वेशन हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला मैं कैसे लिख सकता हूं, पहला मैं लिख सकता हूं वर्ड इक्वेशन। कैसे लिखोगे बेटा आप इसको आप लिखोगे वर्ड के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो आप सिंबल इक्वेशन, सिंबल के फॉर्म में। जैसे आप नाम से इसको क्लियर कर सकते हो वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन को। तो बेटा जो वर्ड इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन क्या करता है, वर्ड इक्वेशन लिंक्स द नेम ऑफ रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट्स। इसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, नेम लिखते हैं उसको, ठीक है, वर्ड में। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या आप देखो यहाँ पे जिंक है, जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पे देखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जो है रिएक्ट कराया है, ये रिएक्टेंट है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है, बट हमने यहाँ पे इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा है। अब प्रोड्यूस क्या करता है प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो याद रखना है बेटा कि ये आपने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा, मतलब ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ड के फॉर्म में लिंक्स हैं, इसलिए क्या है आपका वर्ड इक्वेशन है। क्या बेटा ये वर्ड इक्वेशन। अब दूसरा बात करते हैं सिंबल। नाम ही लेने से क्लियर हो जाता है कि इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, सिंबल फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो याद रखना कि बेटा सिंबल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सिंबल ऑफ फार्मूला को लिखते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने लिखा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2। बेटा ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2MgO। इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हमारा था जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन रिएक्शन, बेटा रिएक्शन इन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। किसने क्या दिया है, जिंक क्लोराइड और H2 प्रोड्यूस किया। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिखा, हमने यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में लिखा। जब वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, जब वर्ड के फॉर्म में लिंक होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उस टाइम उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और जब सिंबल के फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंबल इक्वेशन बोलते हैं। बेटा केमिकल इक्वेशन के ही हम लोग जो है टॉपिक में कवर करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और जो दिया हुआ केमिकल इक्वेशन है कि वो अनबैलेंस्ड है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अप करते हैं। आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है डेनियल वैन लेवोसियस ने जो प्रपोज किया है, उसमें ये बोला गया था, अगर हम केमिकल इक्वेशन के टर्म में या केमिकल रिएक्शन के टर्म में लेते हैं तो आप बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो याद रखना है बच्चों आपको कि जो मास होता है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं बेटा इन रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपने यहाँ देखा कि बेटा वाट2 आपका क्या है, इट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो है आपका ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, combined with the diatomic molecules of oxygen, it produce the 2H2O। ध्यान दो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 and 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हूं तो आपका 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो बेटा आपने देखा कि इन दोनों साइड में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है।
यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो बेटा आपका क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल्स है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, बैलेंस्ड है। 2 MgO में आप देखोगे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। अब क्या बोलोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोड्यूस द मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन गैस एंड वाटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, दैट मींस ऑल दिस इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सब के सब जो हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा इसका जस्ट अपोजिट करना है आपको। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे याद रखना कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे याद रखना है कि जो मास होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। जब ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है तो अब बेटा क्या होता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वे नहीं करता है, जिस कारण से वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपने देखा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 2H2 तो बनता है बट अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हियर ओनली 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एप्रोप्रिएट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दूं, अगर एप्रोप्रिएट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड होगा इसमें, तो फाइनली क्या देखते हो कि बैलेंस्ड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, एप्रोप्रिएट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फाइंड अप होता है। जैसे 2H2 प्लस O2, तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है, 2H2। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब इसके इक्वेशन में देखिए आप प्रोडक्ट साइड में कि आपका 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एंड आपका क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये है आपका इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हमको बैलेंस कैसे करना है। एप्रोप्रिएट नंबर के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लगाते जाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो वो बैलेंस होते जाते हैं। आगे अभी हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, डोंट वरी। देखो बेटा यहाँ हम लेते हैं एसिटिलीन। जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करा रहे हैं। बेटा जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराते हैं तो इट प्रोड्यूस द CO2 गैस, ओके, और साथ में देता है आपका वाटर वेपर, ठीक। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपका 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है प्रोडक्ट साइड में, तो ये अनबैलेंस्ड है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बस यही करेंगे कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट नंबर के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लगाते चलेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस करते। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 ऐड कर दूं मैं रिएक्टेंट साइड में एसिटिलीन के पास और 5 मॉलिक्यूल्स में ऐड करता हूं ऑक्सीजन के पास, तो आपका हो जाता है 2C2H2 प्लस 5O2। इट गिव्स द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं, और ये क्या करने लगता है, ये ओबे करने लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, सो इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी आपने देखा केमिकल इक्वेशन को, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मुझे याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है, बस एक हम लोग ओल्ड वर्जन के मेथड को यूज करते हैं जिसको आप पिछली क्लास में पढ़ते आए हो, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को हम कैसे यूज करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, आइए समझते हैं। अगर आपका केमिकल इक्वेशन या आपका क्वेश्चन
वर्ड फॉर्म में दिया है। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, वर्ड इक्वेशन लिखते हो। क्या लिखेंगे आप, वर्ड इक्वेशन लिखोगे। वर्ड इक्वेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, स्केलेटन इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन को आप सिंबल इक्वेशन बोलते हो, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, ओके। तो वर्ड इक्वेशन कन्वर्ट इनटू स्केलेटन इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। आफ्टर देन सेलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला, आपको बिगेस्ट फार्मूला सेलेक्ट करना है इक्वेशन में एंड बैलेंस द एलिमेंट। जब आपने बिगेस्ट फार्मूला को जो है सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू करेंगे, ओके। बेटा अनबैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। जब बैलेंस कर लेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि ये जो है आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में ये ओबे करने लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आप यहाँ सीधे देखना कि आपका क्या होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है तो उस केस में आपको मिलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये जो मेथड है इसको हम हिट ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन देखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है वर्ड इक्वेशन, आफ्टर दैट सेलेक्ट द इक्वेशन ऑफ स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे या सिंबल इक्वेशन। फिर हम सिलेक्ट करते हैं बिगेस्ट फार्मूला को और ठीक है बैलेंस करते हैं एलिमेंट को। हमको देखना है अनबैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। मतलब हमारा ये होना चाहिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगे। मतलब ये है, आप याद रखना कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो, ठीक है। इस केस में आपका क्या होता है, ये ओबे करने लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और आपका इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज symbol of physical state. For solid we use the S, for liquid L, for gas G, and for aqueous solution AQ, for gas evolve बेटा यहाँ पे आपका अपवर्ड एरो होना चाहिए, ओके। एंड फॉर precipitate we use the downward arrow or PPT. Once again for solid we use the S, बेटा you can say that for solid representation of physical state we use the S, liquid L, gas G, aqueous solution AQ, gas evolve upward arrow and precipitate downward arrow. In short form we use the PPT. Like example, beta when aqueous solution of silver nitrate react with the NaCl aqueous solution, यहाँ पे NaCl और सोडियम नाइट्रेट का aqueous solution है। एक्वा सोल्यूशन इन द सेंस बेटा इसको हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया है। मतलब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या आपका NaCl जो है NaCl डिसॉल्व इन द H2O। मतलब एक्चुअली बेटा आप याद रखना यहाँ पे कि NaCl बिहेव एज अ सॉल्यूट व्हाइल H2O बिहेव एज द सॉल्वेंट। यू नो दैट वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इट प्रोड्यूस द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl. Actually, it is also known as the brine solution. But it produce the precipitate of silver chloride. तो देखा हमने precipitate के लिए क्या यूज किया है, downward arrow. Okay, this symbol represent the precipitate. That means when reaction between silver nitrate and sodium chloride, it produce the silver chloride precipitate and sodium nitrate aqueous solution. Clear है ये बात? फिर समझना, यहाँ हमने क्या लिया एक्वा सोल्यूशन सिल्वर नाइट्राइड का, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन मतलब एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रेसिपिटेट किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में ये देता है हमारा जो है सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन, ओके। मतलब इस एक्वा सोल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट एंड इन दिस एक्वा सोल्यूशन बी जो है रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा यहाँ पे इस एक्वस सोल्यूशन में क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या है, गैसेस फॉर्म में। हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, जी से, ओके। ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं CaCO3 विद अ बिट डाउनवर्ड एरो, और यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट CaCO3 PPT, इसको आप PPT भी लिख सकते हो बेटा। और क्या देता है साथ में, इट प्रोड्यूस द, ठीक है,
H2O लिक्विड, मतलब वाटर में किसका प्रेसिपिटेट है? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? The reaction in which two or more substances are combined to form a single substance. Suppose that you have a single substance A plus B. It combine and produce the AB. तो आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे two substance combine होते हैं, combine होकर के एक single substance का formation करते हैं. So in this condition A and B are a reactant and AB is the product. Okay, so beta like this, beta other example is oxidation of carbon. When oxidation of carbon take place, it produce the carbon dioxide gas. Okay, but in this condition carbon and oxygen are reactant and carbon dioxide gas is the product. Next beta when hydrogen gas combined with the oxygen, it produce the water H2O. Beta next beta when hydrogen combined with the chlorine, but actually when hydrogen combined with chlorine, it produces the HCl, hydrochloric acid gas, but it take place in presence of sunlight because it is the types of photochemical reaction. hydrogen chlorine के साथ combine करता है तो ये produce करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है गैसियस फॉर्म। बेटा एक्चुअली यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन होता है क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ तो हमारे यहाँ पे यूवी लाइट या सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है बट आपको एक बात याद रखना है, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि HCl गैस है, तो सो इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा व्हेन आयरन, अगर हमने आयरन लिया, आयरन का हम क्लोरिनेशन करते हैं। बेटा व्हेन क्लोरिनेशन ऑफ आयरन इट प्रोड्यूस द फेरिक क्लोराइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फेरिक क्लोराइड? FeCl3। ओके बेटा इस तरीके से हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है, हम लोग यहाँ पे NO लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड में हम लोग ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे NO का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्चुअली बेटा ध्यान देना कि जब रिएक्शन होता है NO का O2 के साथ तो ये जो है 2NO2 देता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। बेटा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ब्राउन कलर की गैस होती है। ऑलवेज रिमेंबर इट कि व्हेन रिएक्शन इन बिटवीन NO एंड O2 इट प्रोड्यूस द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस gas is brown in color. Okay, next बेटा SO2। बेटा जब सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ये प्रोड्यूस करता है SO3। नेक्स्ट आपका अमोनिया है, अमोनिया NH3। अगर मैं अमोनिया को मिक्स करूं HCl के साथ ये प्रोड्यूस करता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड को ये प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सेकेंड रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reaction means बेटा the reaction in which a single substance is split into two or more simple substances. यहाँ पे कोई एक single substance होता है। Suppose that you have a single substance A and B. Okay, A and B है, ये single substance है, इसकी splitting होती है two or more simple substances में। तो when it is split into two or more simple substance, then it produce the decomposition reaction. Okay, then it form the A plus B. तो आप ध्यान देना यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी एक सिंगल सब्सटेंस का स्प्लिटिंग होता है। कोई एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो 2 और मोर सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं। ओके बेटा याद रखना है, बट ये इतने आसानी से नहीं टूटते, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकते हैं? वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। यू कैन से दैट कि decomposition reaction take place only when the energy in the form of heat, electricity or light is supplied. Okay, but on the basis of this decomposition reaction are of many types. Okay, you can say that types of
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जो है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर। तो पहला आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना है आपको कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये यहाँ पे थर्म मतलब आपको पता है थर्म मींस हीट, तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये हीट के प्रेजेंस में होता है। दैट मींस यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होती है वो स्प्लिट आउट होती है हीट के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस से होगा, और बेटा आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा आप नाम से ही क्लियर है कि थर्मल मतलब हीट। बेटा जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं यहाँ पे किसी सिंगल सब्सटेंस की स्प्लिटिंग होती है हीट को प्रोड्यूस करने पर। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस है आपके पास, अगर आप लेड नाइट्रेट को यहाँ पे हीट करते हैं तो ये क्या होता है मोर देन 2 सब्सटेंस के फॉर्म में स्प्लिट होते हैं। तो किस किस फॉर्म में ये लेड नाइट्रेट स्प्लिट होता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका 2PbO, मतलब ये प्रोड्यूस करता है लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को। तो आपको याद रखना है कि जो लेड नाइट्रेट होता है लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, जब इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हो तो प्रोड्यूस करता है येलो कलर का रेसिड्यू जो कि आपका होता है लेड ऑक्साइड, और साथ में ब्राउन कलर का फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है वो किसका फ्यूम होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आपके पास जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन कराऊं हीट के प्रेजेंस में तो ये प्रोड्यूस करता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो आपने देखा यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस जो है हीट देने के कारण से 2 जो है आर मोर देन 2 फॉर्म में स्प्लिट हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है किसके थ्रू होता है, बाय अप्लाइंग हीट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो बेटा याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो मींस करंट, लिसिस मतलब टू ब्रेक, दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग फिर समझते हैं बेटा, इट इज 2 वर्ड्स इलेक्ट्रो मींस हो गया आपका करंट, लिसिस मतलब टू ब्रेक, दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग होने के लिए H2O का हमने क्या यूज किया है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा ये जो सिंगल सब्सटेंस H2 है ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में स्प्लिट हुआ, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है H2 और O2 गैस को। तो फाइनली आपने देखा कि इसकी स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक करंट से हुआ है, तो इसलिए किस टाइप का रिएक्शन होगा, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड बेटा अगर हम यहाँ पे NaCl का एक एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसका हम एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो NaCl के सोल्यूशन में तो आप पाते हो कि ये प्रोड्यूस करता है आपका सोडियम और क्लोरीन। ओके, तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस होना जरूरी है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा आपको याद रखना है फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। तो आपको पता है कि जब डिकम्पोजिशन हो किसी सिंगल सब्सटेंस का लाइट के प्रेजेंस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हाउ यू कैन डिफाइन द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन एब्जॉर्बिंग द लाइट। ओके बेटा एग्जांपल, बेटा जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो बेटा आपने देखा कि जो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए क्या होता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मूला क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2। तो आपने जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सनलाइट में रखा तो ये डिकम्पोज होता है, ठीक है, टू जो है सब्सटेंसेस में। जो पहला सब्सटेंस होता है वो H2 होता है, दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ किसमें,
वाटर और ऑक्सीजन गैस में। तो किस प्रेजेंस में हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में। सो इट इज द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट्स। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को एक्वायर करता है। तो यू कैन से दैट in displacement reaction an atom or group of atom in a molecule is replaced by the another atom or group of a atom। ओके, जैसे यहाँ पे समझने के लिए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि हमने जिंक को डाइल्यूट किया है सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये देता है आपका जिंक सल्फेट। तो ध्यान समझना है, यहाँ पे देखो आप जो सल्फेट ग्रुप है ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज करता है जिससे कि प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, और फाइनली यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। इस तरीके से आप बोल सकते हो मैग्नीशियम रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट, इट प्रोड्यूस द मैग्नीशियम सल्फेट एंड Cu। बट लेड रिएक्ट विद द कॉपर क्लोराइड, इट प्रोड्यूस द लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो याद रखना है, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यहाँ पे कॉपर जो है एक्सचेंज होता है लेड के साथ। बेटा नेक्स्ट KBr रिएक्ट विद द क्लोरीन। ओके, हम लोग यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये क्या देता है आपका? ये प्रोड्यूस करता है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ये ब्रोमीन गैस को देता है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि ये हीट को जो है इवॉल्व करता है। ओके, तो याद रखना है कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which one component each of both the reacting molecule get exchanged to form a products। ओके, बेटा याद रखना है आपको, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर आपके पास एक सब्सटेंसेस है A प्लस B है, या आप यहाँ पे लो AB प्लस B, यहाँ पे आप ले लो जो है CD। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे दोनों एक्सचेंज होंगे, A C प्लस ये प्रोड्यूस करता है BD। आपने इस रिएक्शन में देखा कि यहाँ पे वन कंपोनेंट जो होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, ये एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस द AC प्लस BD, सो इट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बात याद रखना है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये जनरली एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, और याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में इसलिए होते हैं क्योंकि जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, एक्वस सॉल्यूशन इन द सेंस कि द सब्सटेंस, ठीक है, विच रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस द एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइए एग्जांपल समझते हैं कि हमने यहाँ पे लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हमने मिक्स किया उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये देता है आपका बेरियम सल्फेट। तो यहाँ देखो आप, जो बेरियम है ये किसके साथ कंबाइन होता है? SO4 के साथ। ओके, और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ। तो आपने यहाँ पे देखा कि इन दिस रिएक्शन, ठीक है, वन कंपोनेंट बेटा वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज, ठीक है, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो आपने देखा यहाँ पे बेरियम किसके साथ कंबाइन होता है? SO4 के साथ। क्लोरीन किसके साथ कंबाइन होती है? हाइड्रोजन द सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड react with the sulfuric acid to produce the barium sulfate and HCl gas। Okay, next example, copper sulfate combined with the hydrogen sulfide, it produce the copper sulfide plus H2SO4। तो याद रखो कि CSO4 और H2S मिल करके CuS और सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि all double displacement reaction are generally
आयनिक रिएक्शन। तो याद रखो हमेशा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली इट प्रोड्यूस द आयनिक रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली आयनिक रिएक्शन। Next reaction is precipitation reaction. Okay, but the reaction in which precipitate are produced. ऐसे रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करते हो वो आपका बोला जाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। हिंदी में इसको अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि when lead nitrate solution react with the potassium iodide, it produce the lead iodide plus potassium nitrate. Okay, तो आपने यहाँ पे देखा कि जब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, ये देता है आपका लेड आयोडाइड होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर आता है, इसलिए इट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड, इट प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में देता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। ओके, it produce the beta when reaction with sodium sulfate and barium chloride, it produce the sodium chloride plus precipitate of barium sulfate। ppt किसका दे रहा है? बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट रिएक्शन, या आप बोल सकते हो कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वही जनरली क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। तो यू कैन से दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है ये चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है? पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस के बीच में, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर में अभी बात करेंगे एसिड बेस और जो है सॉल्ट में। तो देखो यहाँ पे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन रिएक्शन इन बिटवीन एसिड एंड बेस इट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखो यहाँ पे हमने लिया है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड के फॉर्म में क्या लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, प्रोड्यूस करता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, और वाटर। तो आपने देखा यहाँ पे ये Na2SO4 सॉल्ट है और ये वाटर है, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH के थ्रू। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ एसिड और बेस के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर। सो इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, HCl रिएक्ट विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो आपने देखा है सॉल्ट कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड का, और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है? एसिड बेस के रिएक्शन से। सो इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान समझना है आपको कि ऑक्सीडेशन आपका एक टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन द सेंस ऑक्सीजन, ऑक्सी वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे एडिशन होता है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, या यू कैन से दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और यहाँ पे ऐड क्या होता है? ऑक्सीजन, और रिमूव क्या होता है? हाइड्रोजन। तो आप सीधे बोलना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। बड़ा इसका हम अपोजिट लें तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। जो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है। यहाँ क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन किसका हो रहा था? ऑक्सीजन का, और रिडक्शन रिएक्शन में किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। ओके बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। ओके, बट इसी में एक बात हमको याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो वहां पे एक बात हमको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिस रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा होता हो, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करता है वो आपको क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसमें लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। सो बेटा यू ऑलवेज रिमेंबर इट बेटा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं कार्बन के साथ। बेटा जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन कोल के साथ हीट करते हो ये प्रोड्यूस करता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जिंक ने जो है ऑक्सीजन को लॉस किया है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जिंक। ओके, तो याद रखना जिंक ऑक्सीजन लॉस किया है जिसके वजह से इसका क्या हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन ने क्या किया है यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया है तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसका रिडक्शन होता है। याद रखना, ठीक है। तो बेटा याद रखो यहाँ पे जो ZnO होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि बेटा ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ZnO जो होगा आपका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो कार्बन है, कार्बन क्या होगा बेटा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद रखना जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो फाइनली क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात आपको और याद रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, याद रखना ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। रेडॉक्स मतलब आपका रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। बेटा when oxidation and reduction take place simultaneously it produce the redox reaction। हमारे जो है डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के कई एग्जांपल हैं, जैसे आपका बैटरी, ओके बेटा, corrosion and rusting, rotating of apple and coloring of hair, it is the example of redox reaction in our daily life। बेटा अगर आप इस रिएक्शन में देखते हो, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है कॉपर प्लस H2O। तो आपने देखा यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड में इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। अभी हमने आपको समझाया कि जो ऑक्सीजन लूज करता है उसका रिडक्शन होता है, और आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अभी आप देखो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन आपका, इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा भी कई एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे डेली लाइफ में तो रिस्पायरेशन, कंबशन रिएक्शन, रिस्पायरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या आप जो कह सकते हो कि कलरिंग ऑफ हेयर, ये सब जो भी है हमारे, रस्टिंग जो भी है हमारे जो है, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन। करोजन का मतलब क्या होता है बेटा, करोजन को आप अगर आयरन में करोजन होता है तो उसको आप रस्टिंग बोलते हो। तो बेटा डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन द रस्टिंग एंड करोजन। एक्चुअली करोजन इज आल्सो नोन एज द कैंसर ऑफ मेटल। ओके बेटा यहाँ पे क्या होता है करोजन में कि बेटा जो किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। अगर उसको हम ओपन एरिया में छोड़ दें कुछ दिनों के लिए तो उसका स्लो ईटिंग अप होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें रस्टिंग होने लगती है। तो बेटा कह सकते हो कि जो करोजन है, करोजन होने के लिए आपका एयर का प्रेजेंस होना और मॉइस्चर का प्रेजेंस होना दो नेसेसरी कंडीशन है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन अ ओपन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा वहां ओपन एरिया में इसको रखने पर क्या होता है कि इसका रिएक्शन होने लगता है मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से, इसकी वजह से मेटल सरफेस पर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण से रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.XH2O। याद रखना है कि ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होते हैं। केमिकली रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आप देखो यहाँ पे आयरन है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आयरन है, आयरन को हम ओपन एरिया में रखते हैं तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
और प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या होता है आपका रस्ट। तो याद रखना केमिकली रस्ट इज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो करोजन होता है, करोजन में भी एक जो है आपका जो है केमिकल फिनोमेनन होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो अगर मान लो ये आपका जो है सरफेस है मेटल का, ठीक है, अगर इस पर रस्ट का फॉर्मेशन होने लगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एनोड और कैथोड जो है जनरेट होने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन O2 प्लस H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन करता है एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। तो आप याद रखना कि यहाँ पे वाटर कंबाइन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, और आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण से यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि केमिकली रस्ट होते हैं। तो याद रखना है कि इन केस ऑफ आयरन करोजन इज कॉल्ड द रस्टिंग, इट इज आल्सो नोन एज द कैंसर ऑफ मेटल। ओके, रेंसिडिटी बेटा, जो हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में क्या होता है, एक्चुअली जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, अगर आप उसको 2-4 दिन रख देते हो तो उसमें से एक बैड स्मेल क्रिएट होती है, जिससे आप बोलते हो कि ये खाने लायक नहीं, खराब हो चुका है। तो आप सीधे बोलना कि रेंसिडिटी एक केमिकल फिनोमेनन होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल जो है कंटेनिंग फूड मटेरियल्स का। तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन अ फूड। तो रेंसिडिटी में क्या होता है बेटा, स्लो ऑक्सीडेशन होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो फूड होता है ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग जो फूड होते हैं, उसमें से एक बैड स्मेल क्रिएट होती है, उसी को आप रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आप अच्छा एक बात बताओ मुझे कि आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, सर तो मैं बचाऊं कैसे, खाने की चीजों को मैं प्रिजर्व कैसे करूं कि रेंसिडिटी रुक जाए। तो याद रखना है बच्चों आपको कि आप फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, हवाबंद डब्बे में, ठीक है, जिसमें से एयर का कोई कनेक्शन ना हो। फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उसका रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसको कोल्ड प्लेसेस पर। बट और क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि आप जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स लेते हो उसमें भी ऑयल कंटेनिंग होता है मटेरियल, तो आप देखना कि उसमें हम लोग नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हमारा क्या करता है, जो स्लो ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे कि जो रेंसिडिटी का टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और फूड हमारा क्या होता है, प्रिजर्व होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आर्टिकल्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होने से इसको बचाता है। या आप क्या कर सकते हो कि किसी भी जो है ऑयल या फूड ऐसे ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो आपको अवॉइड करना है सनलाइट से कि ऐसे फूड मटेरियल जिसमें ऑयल और आपके फैट हैं उसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप उसमें, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो। तो बेटा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो याद रखना कि द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज एक्ट एज द, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे वर्क करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारे, वो रेंसिडिटी नहीं होने देते हैं, रेंसिडिटी से बचाते हैं, वहां ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जनरली 2 हमारे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो BHA एंड BHT। तो जो BHA है उसको हम बोल सकते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या नाम है बेटा इसका, BHA का ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दूसरा क्या है आपका BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ये तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनको ऐड कर देने पर जो है फूड मटेरियल्स में आपका जो ऑक्सीडेशन होता है वो रुक जाता है और हमारा फूड प्रिजर्व होता है। ठीक है।